एल्टीट्यूड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज एनालिसिस। और न्यूज एनालिसिस में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उनके प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अच्छे से उनको क्या कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हो सकती हैं, ये हम जान सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो डेटा रूल से संबंधित है, चूंकि हमारा जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम है 2023 का, उसी में कुछ रूल को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है, उसमें कुछ चीजें जोड़ी जा रही हैं। और ये कहा गया है कि जो ये नियम है ये कब तक लागू हो सकते हैं, 2025 के मध्य तक लागू होने की संभावनाएं हैं। इसमें जो अधिनियम है डीपीडीपी अधिनियम 2023, इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए जो कंपनियां हैं उनको 2 साल तक का समय भी दिया जाएगा कंपनियों को, कि वो धीरे धीरे इसको क्या करें, 2 साल के अंदर लागू कर सकती हैं। इसके अलावा एक बोर्ड गठित किया गया है, भारतीय व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बोर्ड। ये क्या है, ये बोर्ड अधिनियम को लागू करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी अधिनियम को लागू करवाने का उत्तरदायित्व इसके ऊपर रहता है, बोर्ड के ऊपर। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे 2024 के प्रीलिम्स में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कौन से कथन जो है इसके बारे में सही है। फर्स्ट है प्रावधान 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि ये नियम बने हैं, ये अधिनियम जब पास हुआ उसके बाद जो जनगणना होगी, परिसीमन होगा, उसके बाद ये क्या होंगे, लागू होंगे, ना कि 18वीं लोकसभा से। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड है यह अधिनियम बनने के 15 वर्षों तक प्रभावी रहेगा, यानी कि 15 साल तक ये प्रभावी रहेगा जब अधिनियम बनना है उसके लागू होने के बाद से, तो ये सही हो जाएगा हमारा। थर्ड है अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, यानी एससी के अंतर्गत जो आरक्षित कोटा है उसमें महिलाओं को भी क्या अलग से क्या दिया गया है, सीटों का आरक्षण दिया गया है, महिलाओं के लिए अलग से रखा गया है। तो ये क्या है, सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा 2 और 3 ऑप्शन सही है। फर्स्ट हमारा गलत है क्योंकि ये 18वीं लोकसभा से प्रभावी नहीं होगा, बल्कि तब से प्रभावी है। तो ये जो जनगणना है हमारी, जनगणना डेटा पर आधारित परिसीमन प्रक्रिया उसकी आवश्यकता पर आधारित होगा, यानी जब वो प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद ये अधिनियम लागू होगा। दूसरा कथन हमारा सही है कि लागू होने की अवधि से 15 वर्षों तक ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। हालांकि अगर संसद चाहेगी तो इसका आगे विस्तार कर सकती है। जैसे कि महिलाओं को एससी कोटे के भीतर अलग से आरक्षण दिया गया है। उद्देश्य क्या है अधिनियम का, तो अधिनियम का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में जो 1/3 सीटें हैं उनका आरक्षण करके महिलाओं को विधायी प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी विधायी प्रक्रिया हमारी जो संसद है विधानसभा उनमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। क्योंकि अब डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम न्यूज में है, तो इससे भी क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हैं। जैसे 2023 के अधिनियम के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है अधिनियम डेटा संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए व्यक्तियों की स्पष्ट सहमति को अनिवार्य करता है, यानी कि अगर आपको डेटा को इकट्ठा करना है, प्रोसेसिंग करनी है, तो उसके लिए उस व्यक्ति की सहमति जरूरी है, लेनी होगी आपको सहमति। तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के डेटा को आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसको इकट्ठा कर रहे हो, तो इसके लिए उसकी सहमति होनी चाहिए। दूसरा है यह उल्लंघन और शिकायतों की निगरानी के लिए डेटा संरक्षण बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये सही हो जाएगा कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा जो क्या करेगा, उल्लंघन और जो शिकायतें हैं उनकी निगरानी करेगा। थर्ड है अधिनियम के प्रावधानों से सभी सरकारी एजेंसियों को छूट दी गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी सरकारी एजेंसियों को इससे छूट नहीं दी गई है। तो आंसर क्या होगा 1 और 2, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि जो कुछ विशिष्ट सरकारी एजेंसियां हैं उन्हीं को क्या किया गया, कुछ शर्तों के तहत छूट दी गई है। सभी सरकारी एजेंसियों को इसके तहत छूट नहीं दी गई है, बल्कि कुछ एजेंसियों को इसके तहत छूट दी गई। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य व्यक्तिगत जो डेटा है, व्यक्तिगत गोपनीयता है, उसको सुनिश्चित करना। दूसरी ओर जो हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है, हमने जो सपना देखा कि हमारी इकोनॉमी क्या होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, उसकी जरूरतों को या उसको पूरा करने के लिए
भी हम इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, यूज। यानी एक तरफ गोपनीयता भी होनी चाहिए व्यक्ति की और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था है उसको डिजिटल बनाने का लक्ष्य भी साकार होना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन की स्थापना होनी चाहिए। डेटा फ्यूडरेसी है ये इन संस्थाओं निष्पक्ष, कानूनी और सुरक्षित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। जो व्यक्तिगत डेटा है वो उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, उनको सुरक्षित तरीके से क्या करना चाहिए, प्रोसेसिंग करनी चाहिए। इन चीज़ों का इसमें उल्लेख है। छूटें दी गई हैं, तो कुछ सरकारी एजेंसियों को इसके तहत छूटें दी गई हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये एजेंसियां क्या कर सकती हैं, ये छूट प्राप्त कर सकती हैं। जुर्माना लगाया जा सकता है अगर अनुपालन ना करे, तो ऐसी स्थिति में 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो डीपी एक्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये अधिनियम है, भारत में क्या करता है, जो व्यक्तिगत डेटा है उसका प्रसंस्करण है उसका रेगुलेशन करता है। एक तरफ जो व्यक्ति का डेटा है उसकी जो गोपनीयता उसको बनाए रखना, और दूसरी ओर जो हमारी इकोनॉमी है उसको डिजिटलीकरण करने का जो सपना है, उन दोनों चीज़ों के बीच संतुलन स्थापित करने का ये लक्ष्य रखता है। एप्लीकेबिलिटी देखें तो इसमें भारत में जो व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग है उससे संबंधित जो सभी संस्थाएं हैं उन पे ये लागू होगा। जो भी प्रोसेसिंग कर रही हैं डेटा का, व्यक्तिगत डेटा का, सभी संस्थाएं इसके तहत क्या होंगी, कवर की जाएंगी। कंसेंट मैकेनिज्म की बात करें तो व्यक्तिगत डेटा का जो संग्रहण और प्रोसेसिंग है उससे पहले उसकी स्पष्ट सहमति इनको लेनी होगी। अगर कोई प्रोसेसिंग करता है तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसकी सहमति लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। इंडिविजुअल्स राइट देखें तो व्यक्ति है उनको अपने डेटा तक पहुंच का अधिकार है, उसमें सुधार करवा सकते हैं। मान लो समय के साथ कुछ चेंजेस करवाने तो वो कर सकते हैं। पहुंच और पोर्टेबिलिटी आदि का अधिकार इसमें व्यक्ति को प्रदान किया गया है। जो डेटा प्रोसेसिंग करने वाली संस्थाएं होंगी वो क्या होंगी, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाएं सुनिश्चित करेंगी। अगर डेटा का उल्लंघन की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में 72 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा, रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा, यानी उसकी सूचना उसको देनी होगी ताकि समय पे कार्रवाई की जा सके। डेटा उल्लंघन पर निर्णय लेने के लिए हमने एक डेटा संरक्षण बोर्ड भी स्थापित किया है। जुर्माना अगर उल्लंघन करते हैं तो 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। कंसर्न है, जैसे कुछ सरकारी एजेंसियां उनको छूट दी गई है तो छूट मिला है, इसका क्या हो सकता है, छूट के कारण वो लोग इस डेटा का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, यानी डेटा दुरुपयोग की संभावना इसमें बनी रहती है, जो व्यापक परिभाषा और अधिक नियमन का कारण बन सकती है, यानी रेगुलेशन है वो ओवर रेगुलेशन में बदल सकता है। जो डेटा संरक्षण बोर्ड है ये क्या है, एक निकाय है और ये क्या करेगा, डिजिटल व्यक्तिगत जो उल्लंघन है उनसे संबंधित जो भी शिकायतें हैं उनको संबोधित करेगा। यानी डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के तहत जो व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित शिकायतें होती हैं और उल्लंघन से संबंधित जो मामले रहते हैं उनको संबोधित करने के लिए बनाया गया हमने भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड DPB, इसकी स्थापना की गई है। इसमें अध्यक्ष और विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी दिन से न्यूज में है। सेकंड हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित है, क्योंकि अभी क्या है RTI में जो बहुत सारे पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो इसीलिए क्या है ये कहीं ना कहीं जो ये सूचना का अधिकार है उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। अगर हम रिक्तियां रखते हैं और उनमें देरी करते हैं, मान लो सीट खाली और अब भर नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या है ये RTI को कमजोर करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो सूचनाएं हैं वो नहीं दे पाएंगे लोगों को, वो सूचना के लिए याचिकाएं डाल रहे हैं, बहुत सारी याचिकाएं लंबित हैं। ऐसी स्थिति में ये क्या है, उनके जो अधिकार है सूचना का अधिकार उसका उल्लंघन करता है। तो सूचना के अधिकार का जो कानून है उसको कमजोर करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, इसमें संशोधन किया, देरी कर रही हैं, जानकारी है उसको नकारने जैसे प्रयासों को करती हैं। और ये जो सूचना आयोग है उनमें बहुत सारे पद खाली हैं, नियुक्तियां हैं, उनमें देरी करती है, जिसके कारण जो RTI कानून है हमारा वो क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सूचना आयोग है उसमें जो खाली पद हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, भरा जाना चाहिए, उस पर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्रीय सूचना आयोग की बात करें तो चूंकि सेंट्रल और स्टेट दोनों स्तर पर रहते हैं, सेंट्रल पे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य में राज्य सूचना आयोग,
तो केंद्रीय सूचना आयोग है उसमें 8 पद अभी खाली हैं और 23,000 से के आसपास जो अपीलें हैं वो लंबित हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक विभाग को जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको 2 सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है कि ये जो पद खाली हैं इनकी नियुक्तियां की जानी चाहिए 2 सप्ताह के अंदर। राज्यों को भी अपनी प्रक्रिया है वो समय सीमा के भीतर पूरी करनी होगी। यानी अगर राज्यों में भी खाली पड़े हैं पद तो उनको भी इन पदों को भरना होगा। अब मुख्य समस्याएं क्या हैं? तो मुख्य समस्याएं सबसे पहले तो बैकलॉग से संबंधित है। जो रिक्तियां हैं उनके कारण क्या होता है, बड़ी संख्या में अपीलें लंबित रहती हैं। क्योंकि लोगों को तो सूचना मांगना है तो अपना सूचना मांगते हैं, लेकिन जब वहाँ काम करने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो क्या फायदा। तो ये क्या है, ये जो भर्तियां निलंबित रहती हैं इसके कारण मामले लंबे समय तक पड़े रहते हैं। जो सूचना मांगने वाले हैं उनको हतोत्साहित करती है। ये सूचना आयोग है उसकी स्वायत्तता है वो भी कमजोर होती है। अभी क्या किया, 5 साल का कार्यकाल था उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये क्या है, इसकी स्वायत्तता को कम करती है। क्योंकि अगर किसी की टाइम फिक्स रहेगा कि इतने साल तक रहेगा तो अपने निष्पक्ष तरीके से काम कर सकता है। लेकिन अगर उसको समय से पहले हटाने का अधिकार दे दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वो क्या करता है, अगर गवर्नमेंट हटाती है तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के प्रति वो क्या करने लगता है, उसके अनुसार काम करने लगता है। तो ये समस्या उत्पन्न करता है। उसकी स्वायत्तता है उसको कमजोर करने की कोशिश की जाती है। अगर कार्यकाल में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो, और निश्चित कर दें, फिक्स टर्म कर दें, तो ऐसी स्थिति में वो लोग निष्पक्ष रूप से काम कर पाएंगे। नियुक्ति मुख्य रूप से जो है सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों तक सीमित है। ये भी एक समस्या है कि जो अधिकारी सेवानिवृत्त होते हैं उन्हीं लोगों को इसमें क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। सिफारिशें क्या क्या है तो देख लेते हैं। सरकारों को रिक्तियों को समय पर भरने का जो दृष्टिकोण है उसको आगे बढ़ाना चाहिए और जो 5 साल का निश्चित कार्यकाल है उसको बहाल किया जाना चाहिए ताकि ये निष्पक्ष रूप से क्या कर सके, काम कर सकें। इसके अतिरिक्त जो हम सेवानिवृत्त व्यक्तियों को इसमें शामिल करते हैं, इसके अलावा हम विविध पृष्ठभूमि के लोगों की इसमें नियुक्ति कर सकते हैं ताकि जो पद हैं वो भरे रहें। नेक्स्ट हमारा मद्रास हाई कोर्ट से संबंधित है। उन्होंने अभी पुलिस को लेके एक बयान दिया है कि जो पुलिस है वो सरकार की एजेंसी है या फिर एक सरकारी एजेंसी है या फिर एक राजनीतिक एजेंसी है। ये मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं पी वेल मुरुगन। इन्होंने पूछा है कि तमिलनाडु पुलिस है वो सरकारी एजेंसी है या फिर राजनीतिक एजेंसी है। यानी सरकार के लिए तो काम नहीं कर रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में उसके लिए तो काम नहीं कर रही है। अब कब उठा है सवाल, तो वहाँ एक पार्टी है पुथिया तमिलगम। ये 7 नवंबर 2024 को एक रैली थी और उसकी अनुमति देने से पुलिस ने इसको इनकार कर दिया था। इसी क्रम में ये बात बोली है हाई कोर्ट के द्वारा। और इसके संस्थापक अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नुकसान के लिए 1 करोड़ के मुआवजे की याचिका दायर की है कि इसके कारण जो हमको नुकसान हुआ है वो भरपाई की जानी चाहिए। अब पुलिस सिस्टम की बात करें तो पुलिस व्यवस्था उसकी शुरुआत हमारे यहाँ ब्रिटिश काल में यानी औपनिवेशिक काल में ही शुरू हो गई थी और 1861 में पुलिस अधिनियम ने क्या किया, भारत में एक आधुनिक पुलिस व्यवस्था की नींव रखी थी। कब? 1861 के अधिनियम। उसी के आसपास आईपीसी, इंडियन पीनल कोड आदि का भी सुचारू रूप से संचालन हुआ। हालांकि स्थानीय आबादियों को दबाने के लिए भी उस समय में इस कानून का काफी यूज किया जाता था और आज भी कई बार इसका दुरुपयोग देखा जाता है। यानी पुलिस जो है वो क्या करती है, कभी कभी अपने जो अधिकार हैं उनका मिसयूज करती है। अब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें तो कानून को लागू करना और सार्वजनिक सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य मतलब क्या है, पुलिस क्या काम करती है, कानून सुचारू रूप से चलता रहे, जो सार्वजनिक व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से बनी रहे, ये इसका काम है। अपराधों की जांच करती है, साक्ष्य इकट्ठा करती है और जो अपराधी उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करती है। पब्लिक ऑर्डर यानी जो हमारी सार्वजनिक व्यवस्था उसके बनाए रखने का काम है। प्रदर्शन होते हैं, त्योहार हैं, तो ऐसे स्थिति में शांति की स्थापना करना या शांति बनाए रखने का काम भी किसका है, पुलिस का है। चैलेंजेस देखें तो पुराने कानून और संरचना से संबंधित है। जैसे ही पुलिस अधिनियम 1861 है वो अभी भी हमारे यहाँ लागू हो रही है, काफी पुराना हो चुका है। चूंकि ये जो औपनिवेशिक जरूरतें थी उसके अनुसार बनाया गया था, तो अब हमको क्या है, आधुनिक जरूरतें हैं हमारी, उसके अनुकूल पुलिस व्यवस्था की जो है
परिवर्तन की जानी चाहिए, लेकिन ये परिवर्तन हुए नहीं है। तो ये क्या करने चाहिए हमको, इसमें परिवर्तन होने चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखे तो राजनीतिक हस्तक्षेप है, ये क्या करती है, पुलिस की स्वतंत्रता को कम करती है। जांच और कानून प्रवर्तन है उसको ये प्रभावित करती है। कौन, जो राजनीतिक दल इसमें इंटरफेयर करते हैं। करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो भ्रष्टाचार की खूब है, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी रहती है, तो पुलिसिंग में क्या है, रुकावट डालती है। मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो आधुनिकीकरण की कमी है, जैसे पुलिस विभाग है उसमें आधुनिक उपकरण नहीं है, तकनीकी और जो प्रशिक्षण है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ढालने की जो प्रवृत्ति है वो भी काफी कम है। इन लोगों में टेक्नोलॉजी और प्रशिक्षण इसका अभाव देखा जाता है। अब इसके रिफॉर्म के लिए हमने समय समय पे विभिन्न आयोग और ये गठित किए, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे पुलिस कमीशन 1977 का। इन्होंने बोला था कि जो प्रशिक्षण है, भर्ती है और निगरानी है, इसके लिए एक स्वतंत्र निकाय होना चाहिए जो इनका प्रशिक्षण करवाए, भर्ती करवाए और इसकी निगरानी रखे। ये क्या हो, एक स्वतंत्र निकाय हो। इसके बाद एक नेशनल पुलिस कमीशन गठित किया गया था 1979 में। अब इसने क्या सिफारिशें की, तो इसने बोला कि जो हमारी राष्ट्रीय पुलिस आयोग है वो होना चाहिए जो क्या करे, पुलिस की जवाबदेही को तय करे। स्वायत्ता, एक तरफ जवाबदेही हो पुलिस की, दूसरी तरफ वो स्वायत्त रूप से काम करें। और पुलिस का आधुनिकीकरण भी किया जाना चाहिए, जो जरूरतें हैं उनके अनुकूल इनमें चेंजेस किया जाना चाहिए। फिर जस्टिस पद्मनाभन कमेटी का गठन हुआ 2000 में। ये पुलिस संगठन को मजबूत करने पे ध्यान केंद्रित करती है कि जो पुलिस संगठन है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। सेकंड जो ARC है, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, उसमें भी कहा गया है कि जो पुलिस बल है उसको अधिक पेशेवर और प्रभावी बनाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हमको नियम बनाने चाहिए। 2006 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी 2006 में। उन्होंने बोला था कि जो पुलिस प्रमुख हैं उनके लिए जो निश्चित कार्यकाल होना चाहिए और जो नियुक्तियां हैं वो एक स्वतंत्र चयन समिति के द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि कार्यकाल को निश्चित कर दो और जो नियुक्तियां हैं उनके लिए एक समिति का गठन करो जो स्वतंत्र रूप से इनका क्या कर सके, चयन कर सके। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो भारत में जो पुलिस सुधार आयोग है उनसे संबंधित क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कौन कौन से आयोग पुलिस सुधार से संबंधित हैं। फर्स्ट है पुलिस आयोग 1977, तो यह भी पढ़ा है, सही है। दूसरा है राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1979, तो ये भी सही है। थर्ड है न्यायमूर्ति पद्मनाभ्या समिति, तो ये भी सही है। और चौथा है दूसरी प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकंड ARC, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी सारे ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही है, डी आंसर हो जाएगा। पुलिस आयोग 1977 में गठित किया गया और इन्होंने कुछ सिफारिशें की कि जैसे पुलिस है उसके प्रशिक्षण, भर्ती और निगरानी तंत्र में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो पुलिस है उसकी जवाबदेही को, स्वायत्ता को और आधुनिकीकरण को बढ़ाया जाना चाहिए। पद्मनाभ्या समिति है, इन्होंने बोला कि पुलिस संगठन और संसाधन को मजबूत करने की जरूरत है। जबकि सेकंड ARC ने बोला कि जो पुलिस बल है उसको जनहितैषी और पेशेवर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हमने देख लिए। नेक्स्ट हमारा डैम सेफ्टी एक्ट से संबंधित है। चूंकि मुल्ला पेरियार डैम है, इसको लेके काफी इस साल न्यूज में रहा है 2024 और 25 में, तो इससे क्वेश्चन बनाए जाने की संभावनाएं हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो बांध सुरक्षा अधिनियम है उसके क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार की आलोचना की है। किस पे, बांध सुरक्षा अधिनियम का। तो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से नहीं हुआ है, इसको लेके आलोचना का सामना करना पड़ा है केंद्र सरकार को। अभी लाया कब गया था, तो बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 में पेश किया गया और ये अभी जो घटना है वो केरल के मुल्ला पेरियार बांध से जुड़ी हुई है, जिसमें पानी का स्तर कम करने की जो याचिकाएं हैं उन पे कोर्ट के द्वारा सुनवाई की जा रही है। ये काफी लंबे समय से इसकी याचिका दायर है कि पानी का स्तर क्या है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो डैम रहते हैं उसमें एक उसको पूरा नहीं भरा जाता, बल्कि एक लेवल डिसाइड किया जाता है, वहीं तक पानी रखा जाता है ताकि इसमें कोई दुर्घटना घटित ना हो। अगर ज्यादा पानी भरेंगे तो इससे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं रहती हैं। तो पानी का स्तर है उसको इसी क्रम में कम करने की याचिकाएं दायर की गई हैं। जो तमिलनाडु है उसने अदालत को सूचित किया कि जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण है NDSA है, इसका गठन किया गया है।
अब नेशनल डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है और स्टेट लेवल पे भी इनका गठन किया गया, उनके बारे में हम जब डैम सेफ्टी एक्ट पढ़ेंगे तो देखते हैं। जैसे बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 है, ये क्यों लाया गया था, तो हमारे यहाँ भारत में जो बांध सुरक्षा है उसको बढ़ावा देना और इनका रेगुलेशन सुनिश्चित करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया। और इसके माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि जो दुर्घटनाएं हैं बांधों से संबंधित वो कम से कम हो, जो सार्वजनिक सुरक्षा है उसको बनाए रखा जा सके और बांधों की जो विफलता है, मान लो उसमें कुछ जोखिम रहता है तो उनको कम किया जा सके। तो इसके लिए रखरखाव, संचालन और निगरानी पे ध्यान दिया जाता है। बांधों का रखरखाव करना होगा, उसका संचालन करना होगा और उसकी निगरानी भी जरूरी है ताकि हम जान सके कि कहीं इसमें कोई खराबी तो नहीं है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाई गई और एक स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, 2 इसमें गठित किए गए। तो डैम सेफ्टी जो अथॉरिटी है नेशनल स्तर पे, जिसको राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के नाम से जानते हैं, ये क्या है, बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पे काम करता है, यानी कि ये पूरे देश में काम करता है केंद्रीय प्राधिकरण। दूसरा स्टेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको राज्य बांध सुरक्षा संगठन बोलते हैं और ये राज्यों को क्या करता है, अपने स्तर पे बांध सुरक्षा कानून लागू करने के लिए संगठन बनाने की बात करता है। यानी राज्य क्या कर सकते हैं, अपने स्तर पे बांध सुरक्षा से जुड़े जो कानून हैं उनको लागू करने के लिए संगठन बना सकते हैं। डैम सेफ्टी इंस्पेक्शन की बात की गई है, जैसे बांधों की क्या होनी चाहिए, नियमित रूप से सुरक्षा जांच होनी चाहिए, उनकी मरम्मत होनी चाहिए अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है तो, और निगरानी होनी चाहिए। नेशनल डेटाबेस रहता है डैम्स का, ताकि जो बांध है उनकी डिजाइन कैसी है, सुरक्षा और संचालन के विवरण आदि का क्या रहता है, इसमें डेटा इकट्ठा रहता है। सुरक्षा मानक क्या है, तो बांधों का डिजाइन, निर्माण में कौन कौन सी सामग्री यूज की गई है और संचालन के लिए सुरक्षा जो नियम और मानक हैं उनको पालन किया जा रहा है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अब अगर हम देखें विफलता के विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन की, तो संभावित खतरे उनका विश्लेषण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो जोखिम है उनका मूल्यांकन किया जाता है। पेनल्टीज रहती हैं, अगर कोई अवज्ञा करता है तो ऐसी स्थिति में दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आपातकालीन कार्रवाई योजना रहती है, जैसे किसी भी आपात स्थिति के लिए ये यूज की जा सकती है। अब नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी है, ये क्या है, एक वैधानिक निकाय है इस एक्ट के तहत, और ये बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 2021 है पूरे भारत में बांध की सुरक्षा निगरानी के लिए स्थापित किया गया है। केंद्रीय प्राधिकरण होता है और ये इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि जो सभी बांध है वो निर्धारित सुरक्षा मानक और नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये सब कौन देखता है, हमारा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी देखता है। रेगुलेशन और मॉनिटरिंग करता है, जैसे भारत में बांधों की सुरक्षा को नियंत्रित करना हो या निगरानी करना हो, इन चीज़ों को देखता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा मानक उनका पालन इन बांधों के द्वारा किया जा रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। राष्ट्रीय डेटाबेस निर्माण हमने देख ही लिया, इसके अलावा राज्य स्तर पे भी हमने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन गठित किया है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एनडीएस से, और राज्य स्तर पे जो एसडीएसओ का गठन किया गया है, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों का, इनके बीच में समन्वय होना चाहिए, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए। सुरक्षा उपाय उनके बीच में, उनको लेके भी एक दूसरे से वार्ताएं की जानी चाहिए। निरीक्षण और ऑडिट तो होता ही है, इसमें क्या किया जाएगा, बांध उनका समय समय पर निरीक्षण होगा, उनकी ऑडिटिंग होगी, और इनमें जो कमियां उनको देखा आकलन किया जा सके, और समय समय पे इनका मरम्मत और रखरखाव आदि चीजें देखी जाती हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब क्या है, इसमें हमने पढ़ ही लिया कि जो आपदा प्रबंधन योजना उनको तैयार करने में ये जो डेटा रहता है वो काफी महत्वपूर्ण रहता है। प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण आदि पे भी जोर दिया जाता है। जो इसमें कर्मचारी रहते हैं, जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आयोजित करवाने होते हैं। अगर कोई टेक्नोलॉजी है, मान लो बांध सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कोई टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करना है, तो वो सारी चीजें भी इसके अंतर्गत की जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो क्वेश्चन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पूरे भारत में बांध सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में
राष्ट्रीय बाल सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। तो ये सही है कि 2021 का जो बाल सुरक्षा अधिनियम है वो केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में किसका गठन करता है, एनडीएसए का गठन करता है। और ये पूरे भारत में जो है बाल सुरक्षा का जो बाल सुरक्षा संबंधित जो भी नियम है उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है सारी चीजें देखता है। दूसरा है एनडीएसए बांधों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये भी सही हो जाएगा कि ये क्या करता है, डेटाबेस बनाए रखने और जो नियम है उनका पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। थर्ड है राज्य बाल सुरक्षा संगठन सीधे जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं और एनडीएसए से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सीधे जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करते। दूसरा जो एनडीएसए है उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, स्टेट लेवल पे जो डिजास्टर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं वह है, ना कि स्वतंत्र रूप से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1 और 2, यानी ए ऑप्शन हमारा सही है। तो एनडीएसए की स्थापना को अनिवार्य किया गया है और जो इससे संबंधित डिजाइन और सुरक्षा मानक उनको देखता है। जो राज्य बाल सुरक्षा से संबंधित संगठन है, राज्य बाल सुरक्षा संगठन, ये एनडीएसए के साथ क्या करता है, समन्वय में काम करता है और सीधे जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट हमारा महिलाओं से संबंधित है। केरल हाई कोर्ट है, उन्होंने भी एक फैसला दिया है जिसमें बोला है कि जो महिलाएं हैं उनके ऊपर अगर कोई शारीरिक रूप से टिप्पणी करता है तो इसको हम क्या मानेंगे, यौन उत्पीड़न के तहत मानेंगे। यानी शारीरिक, अगर कोई शारीरिक रूप से टिप्पणी कर रहा है तो ये यौन उत्पीड़न की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। ये केरल हाई कोर्ट ने कहा अभी। अभी एक महिला कर्मचारी थी, उनके द्वारा 2013 से जो है यौन उत्पीड़न के आरोप में एक मामला दर्ज करवाया गया था और मामला रद्द करने की मांग की थी। किसने, ये जो जिसके विरोध में की थी। लेकिन ये अब क्या है, कोर्ट ने डिसीजन दिया है, निष्कर्ष ये निकाला है कि जो महिलाएं हैं उन पर अनुचित टिप्पणी करना जो कानून है उसके तहत क्या है, एक यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और ये काफी महत्वपूर्ण है। पोक्सो एक्ट है, इससे संबंधित न्यूज है जिसमें क्या किया, अभी एक व्यक्ति हैं BS येदियुरप्पा, इनके खिलाफ क्या किया है, पोक्सो एक्ट का मामला दर्ज करवाया है और 17 वर्षीय लड़की है, उन्हीं के यौन शोषण के आरोप में ये केस दर्ज किया गया है। ये 2 फरवरी 2024 की घटना है और बेंगलुरु के सदाशिव नगर से संबंधित है। मामले की जांच के बाद जो आपराधिक जांच विभाग है जो जांच है उसको बाद में किसको सौंपा गया, CID के पास भेजी गई और जून 2024 में येदियुरप्पा है उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। तो पोक्सो एक्ट है, ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो पोक्सो है, इसकी फुल फॉर्म देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। तो इस अधिनियम में क्या है, जो बच्चे हैं उनके खिलाफ यौन अपराध है उनको संबोधित किया जाता है। यानी बच्चों के विरोध में अगर कोई यौन अपराध है तो उनको इसमें हम संबोधित करते हैं। उनको रोकने के लिए क्या किया गया, एक व्यापक कानून बनाया गया उस जिसको हम पोक्सो एक्ट के नाम से जानते हैं। जो बच्चे हैं उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के जैसे यौन शोषण है, उत्पीड़न, उनसे ये उनकी रक्षा करता है। इसमें बच्चे की परिभाषा भी डिसाइड की गई है और ये काफी इस बार न्यूज में रही है 2024 में कि इसमें जो बच्चा है उसको किसको माना गया है, जो भी 18 साल से कम का है उसको पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। सेक्सुअल ऑफेंस जो है इसमें उसकी भी परिभाषा दी गई है कि यौन अपराध में हम किस किस को शामिल करेंगे। तो यौन अपराधों की परिभाषा दी गई है जिसमें यौन हमला कर रहा हो कोई, या यौन उत्पीड़न हो, पोर्नोग्राफी हो, या फिर जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर की बात की गई है कि जो कार्रवाई होगी वो क्या होनी चाहिए, बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए, वो इसमें सहज अनुभव कर सकें और उनको कम से कम मानसिक आघात इसमें होना चाहिए। यानी कि मानसिक आघात को कम से कम करना इसका
लक्ष्य है। स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया ताकि क्या कर सकें, बच्चों से संबंधित जो भी ऐसे मामले हैं उनको विशेष रूप से त्वरित अदालतों के माध्यम से क्या किया सके, समय पे और तेजी से संवेदनशील तरीके से इनको सुना जा सके, इनका डिसीजन दिया जा सके। जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग का कर्तव्य अनिवार्य किया गया है। बच्चों के जो यौन शोषण से अवगत हो ऐसे व्यक्ति को पुलिस में इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। की फीचर्स देखें तो कठोर सजा की व्यवस्था की गई है। इसमें जो यौन अपराधों के लिए है कठोर सजा दी जाएगी। कुछ मामलों में जीवन भर कारावास की और मृत्युदंड आदि इसमें शामिल है, यानी जीवन भर इसको कारावास मिल सकता है और मृत्युदंड दिया जा सकता है। बच्चे हैं उनको चिकित्सा परीक्षा है, उसके लिए भी चाइल्ड फ्रेंडली जो प्रोसीजर है वो अपनाई जानी चाहिए। यौन शोषण के मामलों में अगर सबूत एकत्र करने के लिए बच्चों की चिकित्सा परीक्षा उसकी अनुमति दी गई है और उनको उचित सम्मान और देखभाल के साथ ये सब करना चाहिए। धमकी और सुरक्षा दी गई है, अधिनियम है वो कानून प्रक्रिया के दौरान अगर बच्चों का आरोपियों धमकी या दबाव डाला जाता है तो उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा कुछ और भी हमारे यहाँ नियम कानून है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट UDHR। तो विश्व मानवाधिकार जो घोषणा है इसमें धारा 5 और 7 में इस चीजों को कवर किया गया, जैसे यातना, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार है, दंड है, इनसे मना किया गया है और यौन हिंसा को भी शामिल किया गया है। जो कानून है उसके तहत समान सुरक्षा की गारंटी दी गई। यौन हिंसा है उससे भी इसमें सुरक्षा की बात की गई है। ऐसे ही हमारा कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, अगर महिलाओं के विरोध में कोई भी किसी भी तरीके के भेदभाव हैं उनको यौन उन्मूलन की बात करता है। इसको 1989 में अपनाया गया था UN में और महिलाएं हैं उनके खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश करता है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड्स के बारे में है, ये 1989 में अपनाया गया और इसमें बच्चों के जो यौन शोषण और उत्पीड़न है उनसे सुरक्षा का अधिकार है उसको महत्वपूर्ण माना गया है। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट से संबंधित है। इसकी धारा 7 और 26 से संबंधित, जिसमें कहा गया है कि जो यातना है, क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक व्यवहार है, दंड है, उसको रोका जाना चाहिए। यौन शोषण है उनको भी इसमें शामिल किया गया है। लिंग के आधार पर जो भेदभाव है उनको ये नकारता है कि लिंग आधारित भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आर्टिकल 14 है हमारे यहाँ, ये क्या करता है, सभी को समानता का अधिकार देता है, यानी कानून के समक्ष सभी क्या है यहाँ समान है और सभी नागरिकों को जो है लैंगिक आधार पर बिना भेदभाव के क्या है यौन अपराधों से सुरक्षा दी गई है। ऐसे ही हमारा आर्टिकल 15 है, ये भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 15, चाहे लिंग आधारित भेदभाव धर्म के आधार पे हो या जन्म के आधार पे हो, तो धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनको क्या करता है, ऐसे भेदभाव से मना करता है और सुनिश्चित करता है महिला, बच्चे आदि के साथ यौन हिंसा के मामलों में भेदभाव ना हो। स्वतंत्रता का अधिकार है, वो व्यक्ति जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में और इसमें भी गरिमा के साथ जीवन जीने की बात की गई है कि सभी को गरिमापूर्ण जीवन जीने की का अधिकार है और यौन अपराधों से उनको सुरक्षा दी जानी चाहिए। ऐसे DPSP है, उसमें आर्टिकल जो 39A है, इसमें कहा गया कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड सभी को कुछ वर्गों को मिलनी चाहिए, जैसे समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई है। जो राज्य है यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए समान और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे, उनके लिए उनको उचित उपचार मिल सके, इस चीज का प्रावधान करे कौन राज्य। ऐसे ही हमारे अगर स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो 1860 का IPC अधिनियम, जिसमें बहुत सारी धाराएं हैं इनसे संबंधित, जैसे धारा 375 है, उसमें बलात्कार की परिभाषा दी गई है। इसमें जो सहमति और यौन हमले उनके लिए सजा के विस्तृत प्रावधान है। धारा 354 है, उसमें आपराधिक बल का प्रयोग करता है
उससे संबंधित प्रावधान है 377 है। इसमें अगर बिना सहमति की यौन क्रियाएं की जाती हैं तो उनसे संबंधित प्रावधान है 377 में। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आंशिक रूप से इसको रद्द किया गया है 377 को। और इसमें क्या किया है, समलैंगिक जो करते हैं, सहमति से अगर समलैंगिक करते हैं उनको अपराध मुक्त बनाया गया है। क्रिमिनल लॉ है हमारे, उनमें भी बात की गई है, जैसे बलात्कार और यौन शोषण है, उनसे संबंधित प्रावधान, उनमें संशोधन किया गया, कठोर दंड है, यौन अपराधों की परिभाषा है उसका विस्तार किया गया है। एसिड अटैक है, स्टॉकिंग हो या साइबर उत्पीड़न हो, इनसे संबंधित चीजों को भी हमने इसमें शामिल किया है। वुमेन्स जो कार्यस्थल पे उनके साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उससे निपटने के लिए भी हमने क्या किया, 2013 में अधिनियम लेके आए। तो ये सारे क्या हैं, महिला और बच्चों को जो यौन उत्पीड़न उनसे बचाने की कोशिश करते हैं। अब कौन से अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक प्रावधान यौन अपराधों से संबंधित हैं बताना है। फर्स्ट है विश्व मानवाधिकार घोषणा की धारा 7, तो ये सही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा है कि जो सार्वभौमिक घोषणा है उसमें शामिल है। दूसरा है भारतीय संविधान की धारा 21, तो इसमें गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई है। तीसरा है भारतीय संविधान की धारा 39 है, तो इसमें समान सभी को जो है मतलब जो कमजोर वर्ग है उनको निःशुल्क और निःशुल्क न्याय प्रदान की जानी चाहिए। सांविधिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की धारा 26, तो ये भी शामिल है, यानी डी हमारा सी 1, 2, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा। सभी ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन और जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट है वो फरवरी में क्या करेंगे, इनसे संबंधित याचिकाएं आई हैं उनकी सुनवाई करेंगे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, सीईसी हैं और ईसीज हैं, उनकी नियुक्ति कानूनों को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई है। उसी की सुनवाई कब करने वाले हैं, फरवरी में करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें याचिका, इसमें क्या किया गया है, जो सीईसी और ईसीज हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित अधिनियम लाया गया था 2023 में, उसी की वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें किया क्या गया था कि जो इनकी नियुक्ति है उसके लिए एक समिति गठित की गई कि समिति के माध्यम से क्या होगी, इनकी सिफारिशें की जाएंगी समिति के माध्यम से। और उसमें कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और एक होंगे तत्कालीन सरकार के मंत्री। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक तरफ सरकार है उसका क्या है, बहुमत इसमें दिखता है, 2-1 का हो जाता है। एक तरफ 2 सदस्य की दर से है गवर्नमेंट की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से है। और सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि क्या होना चाहिए, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरे विपक्ष के नेता और एक सुप्रीम कोर्ट से होना चाहिए। लेकिन इस चीज को सरकार ने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपना बहुमत ज्यादा रखा। तो याचिकाकर्ता उनको तर्क है कि जो नया कानून है सुप्रीम कोर्ट ने जो अनूप बरवाल मामले में फैसला दिया था उसको कमजोर करता है और चुनाव आयोग है उसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसलिए अगर हमको चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम बनाना है तो इसमें इसको रद्द करना चाहिए। नए कानून की धारा है उसमें क्लोज 7 क्लोज 1 है। इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन जो चयन समिति है वो नामों की सिफारिश करेगी, जिसमें चयन समिति में कौन कौन होंगे, चयन समिति में होंगे प्रधानमंत्री, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो, और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यानी 3 सदस्यों से मिलकर ये समिति बनेगी। ये नामों की रिकमेंडेशन देगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति फिर उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे सीईसी और ईसीज के रूप में। संविधान पीठ है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला था कि चयन समिति में कौन कौन होने चाहिए, तो इसमें होने चाहिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ताकि चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाया जा सके और वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने जब ये चीजें नियम बदले तो उसमें लागू नहीं किया। न्यायमूर्ति ने कहा है कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या संसद है वो संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कमजोर कर सकती है। ये भी अभी इसमें बात बोली गई है। अब अनुच्छेद 141 क्या है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है
उनको भारत के सभी क्षेत्रों में क्या है, सभी न्यायालयों पर लागू करने की बात करता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बनाता है तो जो अन्य न्यायालय हैं भारतीय राज्य क्षेत्र में, उन सभी पे ये क्या होगा, बाध्यकारी होगा। अधीनस्थ न्यायालयों के लिए निर्णय क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। उद्देश्य क्या है 141 का, तो ये कानून के समान और सुसंगत अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हैं। पूरे देश में एक जैसे कानून आदि के जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं। संविधान और कानूनों के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या जो है वो देश का कानून बनाने में हेल्प करती है। सर्वोच्च न्यायालय का जो कानून है वो अंतिम व्याख्याकार होने का अधिकार प्रदान करता है सुप्रीम कोर्ट को। चीफ इलेक्शन कमीशनर और इसी जो इलेक्शन कमीशन उनसे उनके अपॉइंटमेंट से संबंधित अधिनियम के बारे में देख लेते हैं। 2023 में ये अधिनियम लाया गया था और इसमें जो हमारे सीईसी और ईसीज हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का काम किया गया था। यानी गवर्नमेंट का कहना है कि हम क्या कर रहे हैं, सीईसी और ईसीज की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको पारदर्शी बना रहे हैं। अब आप सोच लो ये पारदर्शी है या नहीं है, ये तो आप खुद भी सोच सकते हो। अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, उसमें जो कानून की धारा है 7 क्लोज 1, इसके तहत राष्ट्रपति को चयन समिति की सिफारिश पे क्या है, मुख्य चुनाव और चुनाव आयुक्त है उनकी नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। चयन समिति में कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा से जो विपक्ष के नेता हैं वो होंगे और एक केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, तो नियुक्त किए जो व्यक्ति हैं उनकी क्वालिफिकेशन है जैसे लोक प्रशासन है, कानूनी संबंधित क्षेत्र उनमें उसको अनुभव होना चाहिए और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए वो व्यक्ति। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ना राजनीतिक रूप से निष्पक्ष है या नहीं, ये तो डिसाइड करना काफी टफ होता है। टर्म्स देखें तो 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा ये इसमें निर्धारित किया गया है कि 6 वर्ष का कार्यकाल या जो अगर 65 वर्ष की आयु पहले ही पुर जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। नहीं केवल 2 और हटाने के लिए जो है 2/3 बहुमत से संसद से पास होना चाहिए, इसके बाद ही इसको हटाया जा सकता है। तो इसमें कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है और मनमाने तरीके से जो हटाया जाता है उससे ये इनको बचाता है। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आर्टिकल 141 से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 147 किससे संबंधित है। फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी नजीर से, यानी उनके द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो अन्य न्यायालय पे बाध्यकारी होते हैं, तो फर्स्ट सही है। दूसरा है कानून के अनुप्रयोग में समानता से, यानी पूरे देश में क्या होना चाहिए, एक जैसे कानून होने चाहिए। थर्ड है न्यायिक स्वतंत्रता से, तो ये हमारा गलत हो जाएगा कि इसका संबंध न्यायिक स्वतंत्रता से नहीं है। फोर्थ है संविधान की व्याख्या से, तो ये सही हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 1, 2 एंड 4, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो 141 अनुच्छेद है ये सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो घोषित कानून है वो सभी अधीनस्थ न्यायालय पे बाध्यकारी हो, यानी सभी अधीनस्थ न्यायालय क्या करें, उसका पालन करें। अगर न्यायिक स्वतंत्रता की बात करें तो न्यायपालिका की एक प्रमुख विशेषता होती है कि न्यायपालिका क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए, लेकिन ये आर्टिकल 141 के तहत नहीं आता, बल्कि 141 तो उसके द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं वो अन्य कोर्टों पे बाध्यकारी होते हैं, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो अदालतें हैं, उनको बोला गया कि बिना किसी पक्ष को सुने, मतलब सभी पक्षों को अदालतों को क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर बिना सभी पक्षों को सुने या कारण बताए आदेश को वापस नहीं लेना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के लिए बोला है। यानी सभी पक्षों को उनको सुनना चाहिए, तो सभी पक्षों को सुने बिना और कारण बताए बिना आदेश वापस लेना क्या है, न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास है उसको कमजोर करता है, नुकसान पहुंचाता है। जो न्यायमूर्ति हैं ASO का, इन्होंने कहा कि कोई गलती हो तो न्यायाधीश अपने आदेश वापस ले सकते हैं, लेकिन भी जोड़ा है कि इसके लिए पहले मामला सूचीबद्ध करना होगा और संबंधित पक्ष हैं उनको सुनना जरूरी है, उसके बाद ही ये ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए एक याचिका दायर की थी, उसी की सुनवाई के दौरान ये क्या किया गया है, बात बोली गई है। अब किसी भी निर्णय को लेने से पहले जो सभी पक्ष हैं उनको सुनने की हमारे यहाँ प्राकृतिक जो न्याय है उसके तहत आता है, यानी जो नेचुरल जस्टिस है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि
हम जब भी न्याय देते हैं तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, सभी पक्षों को समान रूप से सुनना चाहिए। तो बिना सुने किसी को दोषी न ठहराया जाए, ये सुनिश्चित करता है नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है। सभी पक्षों को सुनने से निष्पक्ष और जो पक्षपात रहित सुनवाई है वो सुनिश्चित होती है। सभी दृष्टिकोणों पे अगर हम विचार करेंगे तो इससे न्यायिक त्रुटियों की संभावना भी बहुत कम हो जाती है, अगर सभी पक्षों को समान रूप से सुनते हैं तो ऐसी स्थिति में। इसके अलावा पारदर्शिता से अगर हम काम करती है हमारी न्यायपालिका, तो ऐसी स्थिति में न्याय प्रक्रिया में जनता का विश्वास क्या होता है, और ज्यादा मजबूत होता है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका पालन करना चाहिए, सभी पक्षों को समान रूप से महत्व देना चाहिए। अब अगर हम बात करें नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है उसको कौन कौन से हमारे यहाँ प्रावधान है जो सपोर्ट करते हैं, तो अनुच्छेद हमारा 14 है। इसमें बात की गई है कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है और सभी के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता किसमें बात की गई है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को सुनने का समान अधिकार होता है। ऐसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 13 क्लोज 1 है, ये निर्धारित करती है कि बिना विपक्षी पक्ष को सुने निर्णय नहीं दिया जा सकता, यानी विपक्ष को भी सुनना चाहिए, उसके बाद ही डिसीजन दिया जाना चाहिए। जुडिशियल प्रेसिडेंस की बात करें तो अदालतों ने बार बार ये बताया कि सभी पक्षों को सुनना न्याय का मौलिक आवश्यकता है, यानी कि हमको क्या है, सभी पक्षों को सुनना चाहिए और ये जो मौलिक न्याय है उसी के तहत शामिल होता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का समर्थन करने वाले कानूनी प्रावधानों में कौन से हैं, तो फर्स्ट है अनुच्छेद 14, तो ये सही हो जाएगा कि आर्टिकल 14 है उसमें बात कही गई है कानून के सभी समान है और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 13 क्लोज 1, तो ये भी सही हो जाएगी। 3 है न्यायिक मिसालें यानी जो जुडिशरी है उनके द्वारा जो चीजें बोली जाती हैं ये भी सही है। तो आंसर 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। सभी ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो न्यायालय ने तो जो समय समय पर डिसीजन दिए उसमें बोला है कि जो न्याय है सभी पक्षों को सुनना और न्याय का मौलिक आवश्यकता पे बल देता है। आज का हमारा न्यूज डिस्कशन यही समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।